हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में रियल नंबर्स के पार्ट 2 देखेंगे। आइए रियल नंबर्स से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दों को हम पहले परिभाषा देखते हैं। पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसका अंग्रेजी है रियल नंबर्स। रियल का मतलब होता है वास्तविक, नंबर्स मतलब संख्याएं। तो सबसे पहले है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसका परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप, समूह, समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात यह दो प्रकार के हैं, परिमेय और अपरिमेय। मतलब कहने का कि वास्तविक जो संख्या है यह दो प्रकार की संख्याओं के समूह से बनेगा। यदि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम एकत्रित करेंगे तो जो ग्रुप बनेगा ये हमारा वास्तविक संख्या होगा। अर्थात वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बना है। ये दो प्रकार के होते हैं। आप कह सकते हैं यानी कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होते हैं या सभी परिमेय संख्या वास्तविक होते हैं, क्योंकि वास्तविक के ही प्रकार हैं। लेकिन आप उल्टा बोलेंगे कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं तो कुछ अपरिमेय है। आप वास्तविक संख्या को केवल परिमेय या केवल अपरिमेय नहीं कह सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं परिमेय और अपरिमेय का परिभाषा। परिमेय संख्याएं अंग्रेजी है रेशनल नंबर्स। परिभाषा ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर न हो। एग्जाम्पल 0, 3, -5, 2/3, 7/2, 22/7 आदि। मतलब अंश बट्टा हर के रूप में हम जिस संख्या को लिख सकते हैं वो हुआ आपका परिमेय संख्या। अंश और हर के जगह पर क्या लिखते हैं? कोई भी पूर्णांक। देखिए परिभाषा में बोला गया कि P और Q पूर्णांक को, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है? पूर्णांक है। -1, -2, -3 ये सब क्या है? पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है। तो हम जो P/Q के रूप में लिखेंगे, यहाँ P के जगह पर कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य। और ये भी क्या है? पूर्णांक है। अतः यहाँ भी धनात्मक या ऋणात्मक। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर Q का मान 0 नहीं ले सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि Q बराबर 0 का न हो। मतलब P/Q के रूप में रहेगा तो P के जगह पर कोई भी संख्या हो, पॉजिटिव, निगेटिव या शून्य। परंतु बट्टा में यानी कि हर के जगह पर शून्य नहीं आना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या होगा। अब आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय इरेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर हो। एग्जाम्पल पाई। देखिए पाई जो है अपरिमेय है, इसका मान हमने लिखा परिमेय है क्योंकि वो अंश बटा हर के रूप में है। √2 वर्गमूल 2, 3 + वर्गमूल 2 आदि, ये सभी अपरिमेय संख्या की परिभाषा एग्जाम्पल्स है। क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इन सब के मतलब अंश बटा हर के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं इन्हें।
जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो। कहने का मतलब रूट 2 इसके नीचे हम 1 लिख दिए मान लीजिए, तो पी का मान कितना आया और क्यू का मान, तो जो पी का मान है क्या यह अपूर्णांक संख्या है? नहीं। पूर्णांक किसे कहते हैं? गिनती में प्लस में गिनती हो, माइनस में गिनती हो या जीरो हो, ये तो अपरिमेय है, पूर्णांक नहीं है। हमको पी और क्यू के यहाँ पर क्या चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, तब वो परिमेय होता है। इसलिए ये सब क्या है? अपरिमेय। अब आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हम पूछते हैं, आपको बताना है वो परिमेय है या अपरिमेय। वर्गमूल 27 क्या यह परिमेय है? नहीं है, क्योंकि इसका जब आप वर्गमूल निकालते हैं पूरा मूल नहीं निकलेगा। तो जिन संख्याओं का पूरा मूल जैसे कि वर्गमूल, तृतीय मूल, चतुर्थ मूल, पूर्णतः मूल निकल जाए तब वो परिमेय होगा। आगे देखिए कुछ नोट है याद करने वाली बात है। नोट नंबर 1, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण मतलब दशमलव प्रसार अशांत अर्थात अशांत अनावर्ती होता है। अशांत का मतलब कि भागफल उसका रुकेगा नहीं, अनावर्ती का मतलब कि कब क्या अंक आने वाला है आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मतलब एक ही अंक रिपीट नहीं होंगे, इसमें रिपीट नहीं होंगे। अब ये क्या कहता है? परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण शांत या अशांत आवर्ती होता है। मतलब यदि कोई परिमेय संख्या है तो आप उसका दशमलव प्रसार यानी कि भागफल याद करेंगे तो भागा या तो शांत हो जाएगा, और यदि शांत नहीं होता है तो एक ही अंक फिर बार बार आने लगेंगे, जिसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, एक ही अंकों का पुनरावृत्ति होना। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई p बटा q के रूप में संख्या आपको दी गई थी, इसका दशमलव प्रसार मतलब भागफल आप निकाला 0.12444 ऐसे आ गया। इसको क्या कहेंगे? देखिए ये दर्शाता है कि अशांत है, लेकिन यहां देखिए बार बार 4 आ रहा है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 2 4। कौन बार बार आ रहा है? 4 ना, तो 4 पे हम बार लगा देंगे। ये क्या हुआ? मेरा परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें अंकों की आवृत्ति हो रही है, मतलब एक ही अंक आने लगे, बार बार रिपीट होने लगे। इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। मतलब कोई अंश बटा हर के रूप में संख्या दिया गया तो उसको भाग दे करके देखेंगे, यदि भागफल मेरा शांत हो गया और यदि शांत नहीं होता है तो भी, शांत हो गया तो भी परिमेय है, और यदि शांत नहीं होता है तो भी अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तो परिमेय संख्या है। लेकिन मान लीजिए भागफल आपका 1 2 0 1 2 0 अब ऐसे आ रहा है, तो क्या इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हुई? नहीं। यहां जैसे कि 12 के बाद 1 0, 12 के बाद 2 0, रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक ही अंक बार बार नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे पैटर्न को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। वही कहा जा रहा है कि जो अपरिमेय संख्या होता है उसका भागफल यानी कि दशमलव निरूपण अशांत होता है। अब अशांत में कैसा? तो अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब कि एक ही अंक बार बार नहीं आएंगे, हमेशा अलग अलग अंक अलग अलग आएंगे। और ये परिमेय संख्या के बारे में कहता है इसका दशमलव निरूपण यानी कि दशमलव प्रसार यानी कि भागफल शांत हो जाएगा, और यदि शांत नहीं होता है तो आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब एक ही अंक आने लगेंगे। आइए अगला देखते हैं सी। यदि परिमेय p बटा q a हर q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के प्रारूप का हो तो इसका दशमलव
प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। कहने का मतलब अभी आपने पढ़ा कि जो परिमेय संख्या है वो शांत भी हो सकता है और अशांत आवर्ती भी हो सकता है। तो आखिर हम कैसे जानेंगे कि कब शांत है कब आवर्ती है? इसके लिए जो आपको P बटा Q दिया रहेगा, मतलब ऊपर कुछ संख्या नीचे कुछ संख्या रहेगी, जैसे 1/8 दे दिया गया। अब आपको पता करना है कि यह जो है परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आपको एक काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना रखा गया है 8, तो जो हर है इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, और यदि उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के पैटर्न में आ जाएगा तो वो शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती हो जाएगा। जैसे यहां देखिए 8 के जब हम तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड, 8 के लिए कितना बार आया है? 2 3 टाइम्स, मतलब 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर m का मान यहाँ पर 3 है। अब मान लीजिए इसमें 5 नहीं आया, हम अपना से 5 लिख सकते हैं ना, पावर 0। यानी कि जो 1/8 है इसके हर के अभाज्य गुणनखंड का जो प्रारूप हुआ 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का पैटर्न है, और तो यह क्या है? शांत है। मतलब 8 से जब 1 में भागा दोगे तो जो भागफल होगा आपका कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए दिया गया आपको 5/27, पूछा जाएगा कि क्या यह जो परिमेय संख्या है शांत है या अशांत आवर्ती है? तो आपको हर में कितना दिया गया है? 27, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होगा। तो 3 से डिवाइड होगा, पुनः 3 से डिवाइड होगा, डिवाइड कर दिया। तो जो 27 है, 27 का अभाज्य गुणनखंड निकला, और 27 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 3 आया। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। यहां देखिए तो इसके गुणनखंड में गुणनफल मतलब आधार के रूप में 3 आया है? नहीं। आपको शांत कब होगा? जब 2 5 ही हो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उसके अलावा नहीं आ गया, अतः मेरा ये क्या हुआ? अशांत। इसका मतलब कि 27 से जब हम 5 में भाग देते हैं तो भागफल नहीं रुकेगा, अशांत रहेगा, और कभी ना कभी अंकों की पुनरावृत्ति होगी, मतलब आवर्ती होगी। तो आपने सीखा कि जब कोई परिमेय संख्या P बटा Q के रूप का है तो Q का अभाज्य गुणनखंड यदि उसके गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 आए, इसके अलावा कुछ ना आए, तो शांत होगा। और यदि इसके अलावा कुछ भी आ जाए, कोई भी अभाज्य संख्या, तो मतलब अशांत होगा, आवर्ती होगा। आइए अब अगला नोट देखते हैं। अब हम लोग नोट नंबर डी देखेंगे। कहता है परिमेय और अपरिमेय, मतलब एक संख्या है परिमेय और दूसरी है अपरिमेय। संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल या भागफल सदैव अपरिमेय होता है। मतलब आपके पास एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो आप दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का जोड़फल क्या कहलाएगा? अपरिमेय। या दोनों का अंतर करते हैं। अब मान लीजिए परिमेय से घटाया गया अपरिमेय या अपरिमेय से घटाया गया परिमेय, दोनों बात को लेकर रहना है, मतलब दोनों का अंतर। अब किसी में से किसी को घटाइए तो दोनों का जोगफल या घटाव या गुणनफल या भागफल, ये कंडीशंस अपरिमेय होते हैं। जैसे देखिए 2 में जोड़ दिया हमने √3, ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या।
तो हमने एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा, ये हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। अब मान लीजिए इसको घटा दिया गया तो भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा, या इसको गुना कर दिया गया तो भी ये अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए भाग दे दिया गया तो भी ये अपरिमेय संख्या है। मतलब एक परिमेय और अपरिमेय का जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सभी कंडीशंस आपके अपरिमेय कहलाते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग आगे परिभाषा एल्गोरिथम। आखिर एल्गोरिथम किसे कहते हैं? यह जो होता है कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब कहने का, कोई समस्या है, अब उसको हल करना है हमें, तो जो प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस नंबर ए, उसके बाद प्रोसेस नंबर बी, उसके बाद प्रोसेस नंबर सी, ये जो प्रोसेस करने की प्रक्रिया हुई, इसी को चरणबद्ध प्रक्रिया को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या कहता है? एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध मतलब क्रम से चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। चरण नंबर ए, चरण नंबर बी, चरण नंबर सी, मतलब क्रमबद्ध हम आगे बढ़ते हैं ना, इसी प्रक्रिया का नाम है एल्गोरिथम। मतलब कोई भी समस्या हो उसको चरणबद्ध हम लोग तरीके से हल करते हैं, उसी चरणबद्ध तरीका का नाम है एल्गोरिथम। आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड जैसा कि एक गणितज्ञ है, ज्यामिति का पितामह, नाम भी सुने होंगे, उन्हीं के नाम से है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, मतलब आपके पास दो पूर्णांक दिया रहेगा, अब किसी को ए किसी को बी माना गया, ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं बी और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब कि आपके पास पूर्णांक ए और बी है, मतलब दो पूर्णांक है, उसके बाद और भी अद्वितीय पूर्ण, अद्वितीय का मतलब होता है एक ही अनुपात, उसके बाद भी आपके पास बी और क्यू आर है, और यदि उन्हें आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, तो यही क्या हुआ आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाएगा। अब इसमें जो आर का वैल्यू है, कहता है कि आर का वैल्यू जो है इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं कि जो आर है 0 के बराबर है। ऐसे करके क्या हो गया कि जो आर का मान है 0 के बराबर है। अब मान लो इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आर का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो बराबर का चिन्ह था इसकी मैं ऐसे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर का वैल्यू है 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है। मतलब आर का मान कहाँ शुरू होगा? 0 से, फिर 0 से बड़ा, देखिए 0 से बड़ा दर्शाता है, मतलब 1 2 3, ये दर्शाता है कि 0 के बराबर, तब 0 भी लेना है, और ये दर्शाता है 0 से बड़ा 1 2 3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है b करके इसे छोटा किया गया, तो आप तो इसको समझिए, ऐसे जब कर दिया गया तो मुंह किसके तरफ है? r की तरफ, यानी कि जो r है b से छोटा होता है। मतलब मान लीजिए b का मान 5 है, इसका मतलब कि r का मान कहाँ तक जाएगा? r क्या का है? कहाँ शुरू होने के लिए? 0 से, 0 1 2 3 4 तक ही जाएगा। b का मान कितना है? 5। यहाँ क्या कर रहा है कि b से छोटा है r, तो b का मान 5 है ना, तो उससे छोटा तक ही रहेगा। अब मान लीजिए b का मान आपका आ गया 3, तो अब पूछा जाएगा कि r का मान कहाँ तक जा सकता है? तो कहाँ शुरू होगा? 0 से चालू होगा, 1 2। b का मान कितना है? 3, तो b से छोटा होता है यार, तो b से छोटा है, आपको 3 लेने जाना, तो उसका मतलब ये होगा। अब इस ये जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर,
इसी को हम बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मतलब कहने का 3 से भागा देते हैं, मान लीजिए आप 13 में, तो 3 चौका 12 कटेगा। तो देखिए ये क्या हुआ, ए का मान हुआ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी को पढ़ सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब क्या हुआ भाज्य, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल, आर का मतलब शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के जरिए इसको याद रख सकते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें आर का वैल्यू कहाँ से चालू होगा, हमेशा 0 से चालू होगा। कहाँ तक, जो बी का वैल्यू होगा इससे पीछे होगा। अब ये जो है प्रमेय आपके लिए इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लेंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं। प्रमेय या लेमा, मतलब प्रमेय किसे कहते हैं। तो यह सिद्ध किया कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब अब ज्यामिति को ही देखा जाए, अब आपसे बोला जाएगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, साबित कीजिए। तो आप क्या करते हैं, इसे 2 भाग में बांटते हैं। इसका कोण पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा। अब इधर का त्रिभुज, चौथा कोण, पांचवा कोण, छठा कोण। तो आप पहले इसमें साबित करेंगे कि 1 + 2 + 3 ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180। इस प्रकार लिखेंगे, पुनः इसको लिखेंगे 4 5 6 बराबर 180। इसको जोड़ेंगे, इस प्रकार आपको साबित हो जाएगा कि चारों कोणों का जो होता है 360। तो कहने का मतलब कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इसे साबित करने के लिए हमने क्या कथन प्रयोग किया, यही ना कथन प्रयोग किया कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वही कह रहा है कि जो लेमा होता है, एक कथन होता है, उस कथन का प्रयोग हम लोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की परिभाषा देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। आपने इसके पीछे पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। वही कहता है कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर ही आधारित है, जिसका प्रयोग यानी कि इसका प्रयोग 2 पूर्णांकों, मतलब किसी भी 2 पूर्णांक के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने में किया जाता है। इस विधि की खोज यूक्लिड ने की थी। मतलब कहने का ये जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही रूप है, उसी के अंतर्गत इसका प्रयोग हम करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर प्रयोग करके और मौसम निकालते हैं। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या ज्ञात की जाती है, तो किन्हीं 2 पूर्णांक के बीच मौसम निकालते हैं। 2 से अधिक नहीं, 2 पूर्णांक। मान लीजिए 3 के बीच निकालना भी हो तो सबसे पहले 2 पूर्णांक के निकालेंगे, तब उसके मौसम को हम तीसरे से अप्लाई करते हैं। मतलब एक बार में आप 2 ही पूर्णांक के मौसम निकाल सकते हैं इस विधि से। आगे क्या कहता है, इसके अंतर्गत नीचे दर्शाई विधि से HCF ए और बी के बीच निकालते हैं। चरण नंबर 1 क्या करते हैं, तो Q और R प्राप्त करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब इसका प्रयोग करते हैं। आपको 2 संख्या रहेगी, जिसमें बड़ी संख्या को ए मानेंगे, छोटी को बी। तो छोटी से भाग दीजिएगा बड़ी में, तो आपका भागफल और शेषफल मिल जाएगा ना, प्राप्त करते हैं। मतलब Q और R प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये चरण नंबर 2
इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि r बराबर 0 प्राप्त न हो जाए। मतलब भागा का काम आपको आगे करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। फिर कहता है कि जब r बराबर 0 है यानी कि शेषफल 0 हो जाए तब HCF आपका b का मान होगा। यानी कि यहाँ पर जो लिखा गया होगा ये r मान लिया 0 आ गया, यहाँ पर जो लिखा होगा b के जगह पर वो आपका 900 हो जाएगा। मतलब कहने का कि a बराबर b क्यू प्लस r, यहाँ पर आपको 0 है, मतलब ऐसे पैटर्न दिया गया कुछ भी ऐसे 20 है जिसको भाग दिया गया कुछ से तो भाग पर इतना आया। यहाँ जब 0 आ गया शेषफल तो आपके यहाँ पर जो भी लिखा हो वही आपका 900 हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए 20 और 245 का 900 ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइए अब इसको हम दोनों के मौसम निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यह प्रमेय का परिभाषित है। तो संख्या में बड़ा कौन है? आप जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या होगा? बड़ा होगा, यानी कि a का मान हम बड़ा रखेंगे, b का मान छोटा। अब छोटा से भाग देना है बड़ा में। ये कितना अंक है? 2 अंक है। आप पहले 2 अंक को भाग करिए तो 20 है, ये 24 है, तो 20 एक अंक 20। बिना घटाने पर कितना बचेगा? यहाँ पर 4 बच गया आपका। तो अभी आपने केवल 24 को भाग दिया है, आपको 245 को भाग देना था ना। आपने अभी 5 को भागा नहीं दिया है, इसमें से 4 बचा है, ये 5 को भागा देना होगा तो 5 को उतार लीजिए यहाँ पर। अभी 20 से इसे भी भाग देंगे क्योंकि आपको 245 में भाग देना था, आपने अभी मात्र 24 को ना भाग दिया है, इसको भी नहीं दिया तो इसको लिख के भाग दीजिए। 20 गुना का 40, 40 आएगा 2 बार में, कितना बच गया शेषफल? 5। अब कहने का मतलब 20 से 5 में भागा दिया जाएगा? नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये छोटा पड़ गया। जब ये छोटा पड़ गया शेषफल तो बोला गया है इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए, तो रखने हैं जब तक r बराबर 0 ना हो जाए। तो क्या r का मान शेषफल 0 आया? नहीं। तो यह प्रक्रिया अभी अप्लाई करते रहना है। अब क्या करेंगे कि इसको हम भाजक बना देंगे और जिससे भाग दे रहे थे उसको भाज दें। अब भाग दीजिए 5 के बाढ़ आ गए, 20 बार में कट गया, कितना? शेषफल 0। यदि शेषफल 0 नहीं आता, कोई अंक आता पूर्णांक, तो पुनः हम उसको भाजक बना देते और इसको भाज्य बना देते। यह प्रक्रिया कब तक? जब तक 0 ना आ जाए। तो हमारा 0 शेषफल आ चुका है, अब हम भागा को रुकेंगे। अब हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर तो क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस r। तो जब आपने a माना कितना? 245, यानी कि भाज्य आपका 245 है, तो भाजक कितना है? 20 गुना भागफल शेषफल। इसका शेषफल कितना आया था? 245 का शेषफल ये नहीं है, ये तो 24 में था ना। 245 का शेषफल कितना बचा था मेरा? हल कर दिया, 5 बचा था, 5 है। अब पुनः यहाँ पर भाग का प्रोसेस किया गया, तो जब ये भाज्य होगा, ये भाज्य हुआ तो भाजक कितना है? 5 गुना भागफल कितना है? 4, शेषफल कितना है? 0। अब देखिए हमारा शेषफल क्या आ गया? r की जगह पर 0 आ गया। हमने बोला कि जब r 0 हो जाए तो b का क्या होता है? 900। r 0 हो गया तो b क्या होगा? a बराबर b क्यू प्लस r का मान 0 आ गया, अतः 900 क्या हुआ मेरा? 5। तो लिखेंगे अतः 20 और 245 का HCF बराबर कितना आया मेरा? 5। मतलब जो अंतिम भाजक होता है यही आपका 900 हो जाता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। अब हम लोग
भाज्य संख्या की परिभाषा देखेंगे। भाज्य का मतलब होता है विभाजित होने के योग्य, एक से बड़ी, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं मतलब अपने आप और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो। कहने का मतलब दुनिया की सभी संख्याएं एक से विभाजित होती है और स्वयं से। इसलिए हमने बोला कि एक और स्वयं को छोड़ के अन्य संख्या से, मतलब किसी भी संख्या से अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तब वो भाज्य संख्या है। एग्जाम्पल देखिए, एक से बड़ी बोला है ना, यानी कि दो से जांचेंगे हम, क्या दो किसी संख्या से विभाजित है? एक, और ये स्वयं स्वयं क्या है? टू है, इसको छोड़ दीजिए। और किसी कटेगी नहीं, ये आपका भाज्य नहीं है। थ्री किसी संख्या से विभाजित होती है? ये भी नहीं। तो एक को छोड़कर और स्वयं को, ये स्वयं कितना है? चार, यानी कि एक और चार को छोड़ करके किसी संख्या से कटती है? हाँ करती है, ठीक है, दो से डिवाइड हो जाती है, क्यों नहीं? यानी कि एक और स्वयं को छोड़ के डिवाइड हो गई, यानी कि चार क्या है? भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? चार। फिर है 6, 8, 9। 9 क्या? 9 जो है आपका 3 से डिवाइड होगा। एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से कट रही है, इसलिए भाज्य संख्या है। अब आपसे पूछा जाएगा कि 15 भाज्य संख्या है? हाँ है, क्योंकि 3 से डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है। अगला देखिए, अभाज्य। अ का मतलब होता है नहीं, भाज्य मतलब होता है विभाजित होने के योग्य। एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित न हो, उसका उल्टा है। विभाजित हो गया तो भाज्य, विभाजित नहीं हुआ तो अभाज्य। कितना से बड़ा? एक से बड़ा ही सदैव। जैसे दूर समझाएंगे, क्या ये किसी संख्या से विभाजित है? एक और स्वयं को छोड़ के नहीं, ये आपका अभाज्य हुआ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 2। अब ये भी ध्यान देंगे, तो क्या है? सम संख्या है और ये अभाज्य भी है, यानी कि इसको आप सम अभाज्य भी कह सकते हैं। सम, दुनिया की जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी भाज्य होता है, परंतु एकमात्र 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, इसलिए इसको बोला गया सम अभाज्य संख्या। आगे है सह अभाज्य संख्या है। सह मतलब एक दूसरे का, अभाज्य मतलब नहीं कटने योग्य संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को काट सके, अर्थात उनका मौसम एक हो। कहने का मतलब हमने दिया आपको 3 और 5, पूछेंगे कि क्या 3 और 5 सह-अभाज्य संख्या है? तो हाँ है। कैसे? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है एक को छोड़कर जो दोनों को काट सके। यानी कि एक ऐसी संख्या हुई जो 3 को भी काटेगी और 5 को काटेगी। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका अब नहीं है। वही परिभाषा कहता है कि एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब एक को छोड़ के इसका कोई और संख्या है जो दोनों को काट सके? नहीं। इसलिए ये क्या हो गया? सह-अभाज्य संख्या। ये दोनों को कितना काटा? मात्र एक। इसका मौसम क्या हो गया? एक। बड़ी से बड़ी संख्या एक है जो दोनों को काट रही है, इसलिए इसका मौसम हो गया एक। तो परिभाषा ऐसे भी याद रखिएगा कि ऐसी संख्याएं जिनका मौसम एक होता है आपस में क्या कहलाते हैं? सह-अभाज्य संख्या। अब उलट के उल्टा पूछेंगे। मान लीजिए पूछा गया कि सह-अभाज्य संख्याओं के मौसम कितने होते हैं? एक। अब ऐसे पूछा जाएगा कि सह-अभाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? तो सिर्फ एक होता है, एक। आइए अगला देखते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय।
अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कहने का, मान लीजिए आपको ये 20 है, क्या ये भाज्य संख्या है? हाँ ये भाज्य है, क्योंकि ये करने के योग्य है। तो जब ये भाज्य है तो इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए तोड़ करके, और इसका अभाज्य गुणनफल तोड़िए, 2 से 2, 10 बार 2 से 5 बार, 2 गुना 5। देखिए ये भाज्य है। इस भाज्य संख्या को, ये क्या है? अभाज्य। ये क्या है? अभाज्य। ये क्या है? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया। वही कहता है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कौन कहता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो प्रमेय है बताता है कि दुनिया का कोई भी भाज्य संख्या है, हम उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 और ये 2 एक ही है ना, इसका घात 1, इसका घात 1, कितना गुना में घात जुड़ता है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, और ये 5 अकेला है। किसके ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल रूप में व्यक्त कर दिए। अब आपसे पूछा जाएगा 400 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे व्यक्त करना है? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। हम इसका अभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे? अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। इसको दर्शाना है 400 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दर्शाना है। हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से डिवाइड है कितना बार में? 200 बार, गुना 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, अब 2 से डिवाइड नहीं, कितना से? 5 से कितना बार में? 5 बार। यानी किसके लिए लिख सकते हैं? 2 गुना, कितना टाइम है? 1, 2, 3, 4 टाइम हुआ है। 5 कितना टाइम है? 2 टाइम है। अब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ये सभी 2 हैं, इसके लिए 2 लिख दिया गया। गुना में घात जुड़ता है, तो घात 1, 1, 1, 1 जोड़े कितना आ गया? 4। और ये दोनों एक ही है, इसका भी घात 1, 1 कितना हो गया? 2। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने दर्शा दिया। कितना आया? 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2। अब आपसे यहाँ पर सवाल ऐसे कर सकता है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी होगी? हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 की कितनी घात आई? 4। तो 2 कितना बार है? 1, 2, 3, 4 टाइम, तो 2 की घात 4 है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात, तो 5 की घात कितनी है? 2। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब हम लोग महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है अधिकतम, बड़ा से बड़ा। महत्तम समापवर्तक जिसे HCF कहा जाता है। क्या परिभाषा देखेंगे? H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, F का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मसा का परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि जितना बड़ी हो, बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, उन संख्याओं का HCF कहलाता है। जैसे 80 और 100 का मसा 20 है। देखिए परिभाषा क्या कहता है, हम समझा रहे हैं आपको। 80 और 100 का मसा कितना है? 20। क्या बोला है परिभाषा? कि बड़ा से बड़ा संख्या, बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए संख्याओं को काट दे। हम एक से शुरू करेंगे। एक दोनों को काट रही है, 2 दोनों को काटती है, 4 दोनों को काटती है, 5 दोनों को काटती है, 10 दोनों को काटती है, 20 दोनों को काटती है। अब बताइए क्या 20 से भी बड़ा कोई संख्या है जो दोनों को काट सके? नहीं। इसका मतलब
कि बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या वो 20 है जो दिए गए संख्याओं को काट रही है, यानी कि मौसा आपका 20 हो गया। यही परिभाषा कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जितना बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को काट दे, विभाजित कर दे। अब इसमें इतना कर दिया जाए, ये भी कर दिया जाए तो देखिए 20 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, यानी कि 20 बड़ा से बड़ा संख्या है जो सभी को काट सकता है। अब आपसे पूछेंगे 200, 250 और 500 का मौसा बताइए। इसमें मौसा कितना जाएगा? इसमें 200, 250 और 500 का मौसा आप मन में ही ज्ञात कर सकते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो ये तीनों को काट सके कौन है? आप देख सकते हैं 50। 50 से कोई बड़ी संख्या नहीं है। आपसे कहा गया कि 200, 250 और 500 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि 50 बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब इससे बड़ी अब कोई संख्या नहीं है। ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो 200 को, 250 को, 500 को विभाजित कर दे रही है। अतः इनका मौसा क्या हुआ? 50। आप इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। पहले किसी दो संख्या को मौसा निकालेंगे, किन्हीं दो संख्याओं को। मान लीजिए आप 200 और 250 का निकालना चाहते हैं। बड़ा कौन है? 250। तो बड़ा को ए मानते हैं और छोटा को बी मानते हैं। अब छोटा से भाग देना होता है। कितना फल कटेगा एक बार में? 200। कितना शेषफल बचा मेरा? 50। तब शेषफल को भाजक बना देते हैं और जिससे भाग दे रहे थे उसको भाज्य बना देते हैं। अब 50 से कितना बार कट गया? 4 बार में कट गया आपका। शेषफल कितना आ गया? 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है इसका मतलब क्या होगा कि 250 और 200 का मौसा क्या हो गया? 50, अंतिम भाजक। तो अब इस 50 को और इस जो जिसको अप्लाई नहीं किया तो उसको एक साथ अप्लाई करेंगे। आपकी छोटा कौन है? 500। मतलब दिए जो दो संख्या को लिया उसका पहले मौसा निकालिए और जब वो मौसा आया उसको अगली संख्या से अप्लाई कीजिए। 50 और 500 के बीच 50 से एक बार कटेगा कितना? 50। 10 बार कटेगा पूरा तो शेषफल शून्य आ गया। तो अंतिम क्या हुआ? 50। कहने का मतलब मौसा कितना है? 50। तो मौसा होता है बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम बड़ी संख्या। तो आपको जब भी प्रश्न में, लैंग्वेज वाला प्रश्न में बोला जाएगा कि बड़ी से बड़ी ज्ञात कीजिए, अधिकतम ज्ञात कीजिए, तो आपको मौसा निकालना होगा। क्योंकि महत्तम का मतलब ही होता है अधिकतम। परिभाषा क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को काट दे। तो अब आप यहाँ देखते होंगे कि जो मौसा है मेरा 50 क्या दिए गए संख्याओं से बड़ा है? नहीं, छोटा है। इसका मतलब कि मौसा कभी भी दिए गए संख्याओं से छोटे ज्ञात होती है। मतलब ये कहने का, अब आपसे मान लीजिए कहते हैं 10, 15, 20 का जो मौसा होगा कितना तक हो सकता है? कितना बड़ा से बड़ा? तो दिए गए संख्याओं में हमेशा छोटा होगा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, लेकिन जो सबसे छोटा है उसके बराबर भी हो सकता है। जैसे 10, 20, 30। हमने बोला 10, 20, 30 का मौसा ज्ञात कीजिए। इसका मौसा होगा आपका 10। तो जो मौसा होता है दिए गए संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है, अन्यथा फिर सभी से छोटी होती है। फिर से जो मौसा है दिए गए संख्याओं से छोटी होगी, अन्यथा जो छोटी संख्या है उसके बराबर होगी। यहाँ पर 10, 20, 3 संख्याएं हैं, इनका मौसा कितना है? 10। तो सबसे छोटी संख्या के बराबर है, यानी कि जो मौसा है सबसे छोटी संख्या के बराबर या सभी संख्याओं से छोटी होती है। अब आगे समझते हैं दूसरा परिभाषा। मौसा का ही परिभाषा है, दिए गए सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में
उभयनिष्ठ और छोटी घात की अभाज्य संख्या के गुणनफल को एचसीएफ कहते हैं। मतलब जिनका एचसीएफ ज्ञात करना है आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर देखेंगे उभयनिष्ठ का मतलब क्या, सभी में होना चाहिए। छोटी घात वाला संख्या को गुणनफल कर देंगे, आपका मौसा है। मान लीजिए आपको कहा गया कि 10, 20 और 30 का मौसा ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 10 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 10 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 से डिवाइड होगा 5 यानी 2 गुना 5। अब 20 का तोड़ेंगे, 20 टूटेगा कितना में, कि 20 के बदले हम लिख सकते हैं 2 कितना बार है, 2 बार है और 2 दे दीजिए, 3 बार 5। 30 के लिए लिखिए इसी प्रकार, तो 30 का तोड़ेंगे तो 2 से 15 बार में 3 से 5 बार, यानी कि 2, 3, 5 आएगा। अब इसका आपको एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ का परिभाषा क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंड हो गया इसी में, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब सब में होना चाहिए। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, आधार अतः आपको 2 भी लेना है। लेकिन क्या कहता है, छोटी घात, तो छोटा घात कौन हुआ, इसका घात 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो छोटा घात कौन हुआ है, 1 न गया था 1। अब पावर में 1 लिखिए और मत लिखिए। अब इसमें देखिए 5 भी यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 भी उभयनिष्ठ है, मतलब सभी में 5 है, तो 5 को भी लेना होगा आपको। छोटा घात कौन है, सब बराबर है, तो कोई ले लीजिए, गुना कर 2 5 10। मतलब दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद ये देखना है कि कौन अभाज्य संख्या है जो सभी में विद्यमान है, और सभी में विद्यमान है तो छोटी घातों का गुणनफल कर देंगे। अब मान लीजिए इसी में आपको ऐसे बढ़ा दिया जाए, इसमें मान लीजिए ऐसे आ जाता 7, इसमें आ गया 3, तो इसका मौसा क्या होगा, आप देखते हैं कि 2, 2, 2 सभी में है, तो 2 आप ले सकते हैं। छोटा घात कितना है, 1। अब सभी में क्या है, 5 है, तो 5 को भी ले सकते हैं। छोटा घात कितना है, 1। अब यहाँ मान लीजिए 7 है, तो 7 क्या अंश में है, नहीं है, सभी में होना चाहिए। तो जो अभाज्य संख्या सभी में विद्यमान है उसके छोटी घात का गुणनफल हम एचसीएफ मानते हैं। अब आगे नोट देखिए इसके बाद में, अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। अभाज्य संख्या अभी देखिए किसे कहते हैं, जो 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी संख्या से डिवाइड न हो। जैसे कि 2, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1। इसका मतलब सभी में क्या आया, उभयनिष्ठ 1। तो हमने वही बोला है कि अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है 1 होता है। अगला है लगातार प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। लगातार कहीं का फैक्टर ले लीजिए, जैसे कि 10 के बाद 11 ले लीजिए, या 4 के बाद 5 ले लीजिए, ये लगातार प्राकृत है ना, या 3 संख्या ले लीजिए 10, 11, 12। तो आप देखेंगे कि एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो सभी को काट रही है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो सभी को काट रही है। अतः इनका मौसम कितना हो गया, 1। अब 4, 5 भी लगातार है, लगातार प्राकृत संख्या है, तो इनको क्या कौन काटेगा, 1 काटेगा। 1 से बड़ी कोई संख्या नहीं जो दोनों को काट सके। या क्या कहता है, लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसा 1 होता है। हमने देखा कि लगातार जब संख्या ले रहे हैं तो उसको कौन काट रहा है, सिर्फ 1, यानी उसका मौसा होगा 1। अगला लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ होता है। अब लगातार विषम लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक विषम लिया 5, देख लिया 7, तो ऐसी कौन संख्या है जो दोनों को काट सके, 1। अतः इनका मौसा कितना हो गया, 1। अगला है लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। मतलब 2 लगातार सम संख्या लीजिए, मान लीजिए आपने एक 10 लिया, एक 12 लिया, तो बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जो इसको काट सकता है,
एक भी है जो दोनों को काटेगा, दो भी है जो दोनों को काटेगा। अब दो से बड़ी है नहीं, यानी कि बड़ा से बड़ा दो है संख्या जो दोनों को काट सकती है। इसलिए लगातार सम संख्या का मौसा कितना निकला? 2। अगला है सअभाज्य संख्याओं का एलसीएम एक होता है। सअभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो। गुणनखंड मतलब उसको काट सकता है, तो जब उसके केवल एक ही काट रहा है इसका मतलब हुआ उसका मौसा हुआ 1। इस प्रकार एचसीएफ का परिभाषा और उसको बनाने की विधि को हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम। अब हम लोग लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा देखेंगे। लघुत्तम का मतलब होता है न्यूनतम, छोटा से छोटा। पिछला पढ़े थे हम लोग महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा, अधिकतम से अधिकतम। ये उसका उल्टा है, लौसा यानी कि छोटा से छोटा। आइए परिभाषा देखते हैं। एलसीएम का पूरा नाम है लिस्ट। एल का मतलब लिस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि वह न्यूनतम संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। एग्जाम्पल 20 और 25 का लसर 100। अब कहने का मतलब 20 और 100 का लसर, 20 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक 100 आया है क्यों? तो देखिए हम देखेंगे कौन कौन संख्याएं हैं जो 20 और 25 दोनों से कट जाएगी। तो 100 है, फिर आपका 200 है, फिर आपका 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है। यदि यहाँ पर बड़ा देखा जाए तो बड़ा का अंत नहीं है, इसीलिए इसमें परिभाषा दिया गया ये जो कटने वाले तो सभी हैं, परंतु इसमें से छोटी संख्या कौन है जो सभी से कट रहा है? तो 100। वही बोला गया कि लौसा जो होता है छोटा से छोटा संख्या होता है जो दिया गया संख्या से कट जाएगा। मौसा उल्टा होता था, मौसा दिए गए संख्याओं से छोटी थी। जो मौसा है, मौसा ये संख्या को ही काटती है, लेकिन जो लौसा है, लौसा ये संख्याओं से कटती है। मौसा संख्या को काटेगी जबकि लौसा संख्याओं से कटेगी। स्पष्ट है कि मौसा जो है संख्याओं से छोटी आती है या छोटी संख्या के बराबर। ठीक इसके विपरीत है, जो लौसा है दोनों से बड़ी होगी या बड़ी संख्या के बराबर। तो आइए दूसरा परिभाषा दिए गए सभी संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों में सभी को मिलाकर बड़ी घात का संख्याओं का गुणनफल। मतलब कहने का पीछे देखा हमने जब मौसम निकाल रहा था तो अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ हो रहा था और छोटी घात का। इसमें उभयनिष्ठ नहीं देखना है, सबको मिलाना है, सबको लेकर के चलना है। और कोई यदि संख्या एक से अधिक जगह पर है तो बड़ी घात का गुणनफल करना है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 20 और 25 का लसन निकालने के लिए, तो 20 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे इतना टूटेगा, 25 का तोड़ेंगे इतना टूटेगा। अब इसका मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब सबको मिलाकर 2 आया है ना कहीं तो 2 लेना है। 2 उसमें आया इसमें नहीं है तो क्या होगा? आखिर कहीं आया है ना। मौसम के लिए देखना पड़ता है कि सभी में हो, लेकिन लौसा के लिए एक में हो या 2 में हो या 3 में हो या 4 में हो या सब में हो तो भी चलेगा। तो एक 2 है यहाँ पर ले लिए, अकेले तो ही ले गए घात। अब 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है तो 5 लेना होगा, लेकिन बड़ी घात वाला लेंगे। क्या कहता है बड़ी घात? तो बड़ा घात 1 होता है कि 2 होता है? तो 2। अब उसका गुणनफल आपका हो गया 5 का स्क्वायर 25, 14 100 100 हो गया। अब आपसे बोला जाएगा 50, 45, 20 का लसा निकाले और मौसा अभी निकाले। आप पहले भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 50 का तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुना 5 का स्क्वायर, तोड़ने पे आएगा। इस प्रकार जब 45 को तोड़ेंगे तो आएगा
3 का स्क्वायर गुना 5 का आएगा। इसी प्रकार 20 को तोड़िएगा तो आएगा 2 का स्क्वायर गुना 5। अब मान लीजिए इसका HCF चाहिए, तो HCF के लिए क्या बोला गया है? सब में होना चाहिए। 2 इसमें है, इसमें है नहीं है, मानते हैं इसमें भी है, सब में होना चाहिए। इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 नहीं लेना होगा। अब 5 को देखते हैं, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, तो 5 लेंगे हम। मौसम के लिए छोटा घात, तो छोटा घात 2 1 1, छोटा घात कितना गया? 1 यानी कि अनुसार। अब मान लीजिए आपको लौसा निकालना है, लघुत्तम समाप्त होता है, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि एक जगह है तो भी, 2 जगह है तो भी, सभी में है तो भी लेना है, और एक से अधिक जगह आया तो बड़ा घात लेना होगा। जैसे 2 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, तो 2 तो लेना ही होगा, तो बड़ा घात किसका है? 2 आया। अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बड़ा घात कितना गया? 2, 5 का स्क्वायर। अब 3 इसमें भी है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, एक जगह भी आया ना तो भी लेंगे 3, कितना है? पावर 2, गुना कर देंगे आंसर। मतलब बड़ी घात का सभी को मिला करके गुणनफल करेंगे लौसा के लिए, जबकि छोटी घात उभयनिष्ठ लेंगे तो मौसा होगा। अब आइए नोट देखते हैं। एलसीएम दिया गया संख्याओं से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या के बराबर होती है, मतलब जिन संख्याओं का लौसा निकालना है उन सभी संख्याओं से लौसा बड़ी होगी, अन्यथा फिर उसके सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगी। 2 संख्याओं a और b का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये शर्त केवल 2 संख्या पर लागू होगी, 3 संख्या पर नहीं। मान लीजिए 2 संख्या है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जितना आएगा उनका लसम मसम का गुणनफल भी उतना ही आएगा। मतलब फॉर्मूला हो गया आपका, सूत्र है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? उनका लसम गुना उनका मौसम, अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसम गुना लसम। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको 2 संख्याएं दी गई, पहली संख्या 200 और दूसरी संख्या 100 दे दी गई। अब आपको कहा गया पहली संख्या 200, दूसरी संख्या 100 है तथा इनका मौसम नहीं, मान लीजिए लौसम, इनका लौसम 200 है, तो मौसम ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपको 2 संख्या दिया गया, लौसम दिया गया, मौसम निकालना है। आप देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मौसम गुना लौसम। यहाँ पर 4 आंकड़ा है, 1 2 3 4, ये 4 आंकड़ा में 3 आंकड़ा दे करके कोई भी चौथा पूछेगा। जैसे 2 संख्याएं दे देगी, लौसम दे करके मौसम पूछेगा, अथवा दोनों संख्याएं दे करके मौसम दिया जाएगा फिर लौसम पूछा जाएगा, अथवा दोनों लौसम दिया जाएगा, लौसम मौसम दे करके दूसरी संख्या दे करके पहली पूछ दिया जाएगा। मतलब कोई भी डाटा 3 डाटा दे करके चौथी पूछ सकते हैं। इसके फॉर्मूला बैठाएंगे कैसे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसम, लौसम गुना मौसम, ये आपका डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 100। इस प्रकार हमने देखा कि पार्ट 2 में वास्तविक संख्याओं में जितने भी पारिभाषिक शब्द थे हमने उन्हें परिभाषा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 से इस पार्ट के प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, अब इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक्स।